our next topic, greatest integer function. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF ऐसा बोलते हैं इसको। तो बेसिकली इसका ऐसे करके f ऑफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, मतलब कोई भी नंबर होता है रियल नंबर, उसका इंटीजर पार्ट। और व्हाट इज द मीनिंग? इट इज द इंटीजर पार्ट ऑफ x। कोई भी रियल नंबर है उसका इंटीग्रल पार्ट, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अब ये बेसिकली है क्या, इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इसको बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, बॉक्स फंक्शन। जैसे मान लिया कोई नंबर है मेरे पास, जैसे मान लिया मुझे निकालना है 1.2 का GIF, मतलब इंटीजर पार्ट। जैसे 1.2, अब इसको मैं नंबर लाइन में समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे मान लिया 1.2 इधर आता है, ओके, कहीं भी, तो उससे जस्ट जो छोटा इंटीजर आएगा वही इसका इंटीजर पार्ट हो जाएगा। जैसे आप एक ये हो गया, ये तो एक ग्राफिकल मेथड हो गया, मतलब ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया GIF को समझने के लिए। या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि कोई भी जो नंबर होता है रियल नंबर, उसको अगर आप ब्रेक करोगे तो उसके दो पार्ट आएंगे, एक उसका इंटीग्रल पार्ट और दूसरा आएगा फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, वो अभी फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन पे सिखाऊंगा तो उसमें चर्चा करूंगा। लेकिन जनरली इंटीजर पार्ट जो होता है कोई भी फंक्शन का, कोई भी नंबर का, कोई भी रियल नंबर का, वो क्या, उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होता है वही है ना, उससे जस्ट छोटा इंटीजर। मतलब 1.2 के पीछे देखो इधर लेफ्ट साइड पे, उसमें जो सबसे पहला वाला जो इंटीजर मिले आपको, और उसमें सबसे मतलब 1.2 से छोटे इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा इंटीजर ये 1 है। उसी तरीके से मान लिया 5.7 का इंटीग्रल पार्ट चाहिए मुझे, तो वो आ जाएगा, अभी आप समझ गए 5 कैसे। 5.7 से जस्ट छोटा इंटीजर, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अमोंग द इंटीजर्स विच आर लेस देन 5.7, है ना। 5.7 से छोटे इंटीजर्स में, छोटे इंटीजर्स में बहुत सारे इनफाइनाइट इंटीजर्स है। 5.7 से जो छोटे इंटीजर्स है वो तो बहुत सारे इनफाइनाइट इंटीजर्स है। उन इंटीजर्स में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट जो इंटीजर है वही इसका GIF हो जाएगा, या फिर इंटीग्रल पार्ट बोलेंगे। या तो फिर 5.7 को ऐसे लिख लो 5 + 0.7, तो ये 5 जो है उसका इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा। तो वेरी सिंपल। अच्छा, अब नेगेटिव नंबर के लिए एक आध एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे मान लिया -2.5 का मुझे GIF या इंटीग्रल पार्ट मुझे लिखना है, तो यहाँ पे गलती यही करते हैं आप लोग कि -2.5 को ऐसा लिख दिया -2 - 0.5। ये गलत तरीका है ब्रेक करने का। कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट है वो नेगेटिव नहीं लिख सकते, या आप ग्राफिकली भी सोचो तो भी आपको दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि जैसे -2.5 तो इधर होता है, तो -2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर -2 थोड़ी होगा, -3 होगा। सो -2.5 का इंटीग्रल पार्ट कितना, -3 हो जाएगा। तो एक्चुअली नेगेटिव वाले नंबर जो है ब्रेक कैसे किए जाएंगे, -2.5 को कुछ ऐसे लिखा जाएगा -3 + 0.5। ध्यान ये रखेंगे कि इंटीग्रल पार्ट चाहे जो भी हो, फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा उसका वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव फ्रैक्शन मतलब 0 और 1 के बीच में 0 हो सकता है अगर नंबर खुद में इंटीजर लो, है ना। तो ये नोट डाउन कर लो। अच्छा, मैंने बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 भी हो सकता है। जैसे कि मान लिया मैं ऐसा पूछूं कल उठ के कि भाई 3 का इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो वो 3 खुद ही आएगा। तो इसमें आपने 3 को कैसे ब्रेक किया, 3 + 0.0, है ना। तो इसमें ये 3 का जो है इंटीग्रल पार्ट खुद 3 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.0 या 0 ऐसा बोल दो, है ना। तो अभी फ्रैक्शनल पार्ट तो धीरे धीरे उसके ऊपर आएंगे। फिलहाल तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा प्रोसेस कर लेते हैं, तो उसके लिए थोड़ा एनालिसिस सीखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे तो अभी तो मैंने बेसिक समझाया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, है ना। किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या देखा जाता है, उस नंबर लाइन पे
देखो और उससे जस्ट छोटा, या फिर ऐसे नंबर लाइन पे ना भी देखो तो भी ऐसे दिमाग में आ जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा नेगेटिव नंबर में ध्यान रखने का, जैसे मान लिया आपको कल उठ के पूछे कि -पाई का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, तो माइनस पाई पाई मतलब कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा यहाँ पे फ्रैक्शन में जो डेसिमल के बाद जो होगा वो यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। जैसे पाई इरेशनल है तो -पाई भी इरेशनल होगा। तो ये -3.14 डैश डैश ऐसे जस्ट छोटा इंटीजर तो -4 आएगा, ठीक है, ये दिमाग में रखना और कुछ नहीं है। सो -पाई का जो इंटीग्रल पार्ट है वो -4 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, पाई इज ए इरेशनल नंबर, लेकिन उसका इंटीग्रल पार्ट तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा एनालिसिस देखते हैं डेप्थ में। जैसे कि आपका जब आप x जो है मान लिया 0 और 1 के बीच में ले रहे हो, x की वैल्यू मान लिया यहाँ पे 0, अच्छा 0 का इंटीग्रल पार्ट तो 0 खुद ही होता है, और आप 0 और 1 के बीच में मान लिया ले रहे हो, है ना। इफ़ x जो है वो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 इंक्लूडेड है, तो इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन के लिए इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा 0, क्योंकि सभी वैल्यूज के लिए 0 और 1 के बीच में है। जो वैल्यूज देखो, नया इंटीजर तो 1 है, 0 के बाद जो नया इंटीजर है वो 1 है, 1 पे मैंने हॉलो सर्कल बनाया है, तो यहाँ पे ये वाले रीजन में 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो उसके लिए आप क्या देखोगे, यहाँ पे ये वाले पोर्शन में कोई भी नंबर अगर आप रैंडमली सिलेक्ट करो, जैसे मान लिया 0.3 सिलेक्ट किया, तो इस उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। 0.3 से जस्ट छोटा इंटीजर तो 0 ही आएगा। तो 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स है उनके लिए जस्ट छोटा इंटीजर तो ये 0 ही आएगा। सिमिलरली अगर आपका x जो है 1 और 2 के बीच में है, ये दो इंटीजर के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, ठीक है, 1 इंक्लूडेड, यहाँ पे 1 इंक्लूड कर दिया, तो उसमें जो है आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना आ जाएगा, 1, है ना। अगर x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, अच्छा हाँ 1 का इंटीग्रल पार्ट वो 1 खुद होगा, इसलिए 1 यहाँ पे इंक्लूड किया। उसी तरह से थर्ड केस आप खुद ही बना सकते हो कि इफ़ 2 से 3, है ना, सो 2 लेस और इक्वल टू x लेस देन 3, देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल। नेगेटिव साइड देखना है तो नेगेटिव साइड भी देख सकते हैं, जैसे मान लिया कि अगर आपका x -1 और 0 के बीच में है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, -1, -2 और -1 के बीच में है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये लेफ्ट में जो नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट का, सिंपल है। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात करेंगे यहाँ पे बस, तो इसलिए हमारा जो इंटीग्रल पार्ट जो है वो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में ही फिर ब्रेक हो जाता है। हमारा जो इंटीग्रल पार्ट फंक्शन का GIF का जो ग्राफ होता है वो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में उसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, सिंपल है ना। आपकी वैल्यू, आपके x की वैल्यू जो 0 और 1 के बीच में कोई भी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, तो उसके लिए आउटपुट हमेशा 0 मिलेगा। x का वैल्यू अगर 1 और 2 के बीच में है तो आउटपुट जो है GIF का जो आउट है, फंक्शन का जो आउटपुट है वो 1 मिलेगा, फिक्स रहेगा ना ये, है ना। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो एक जो है, जैसे GIF का एक नॉर्मल ऐसे डेफिनेशन लिखते हैं हम कभी कि भाई इफ, या तो ऐसा समझो कि इफ इंटीजर पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल n वेयर n इज अ इंटीजर, हाँ ठीक है। ये GIF आउटपुट हमेशा जो है इंटीजर में ही देगा। मैं देखिए इसका आप ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ क्रूड लैंग्वेज में कि इसका जो रेंज होगा हमेशा इंटीजर रहेगा। इसमें इनपुट तो कुछ भी डाल सकते हैं, यानी कि इनपुट में तो GIF में इनपुट बोले तो डोमेन कुछ भी हो सकता है, डोमेन में कुछ भी मतलब रियल नंबर, है ना। यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आउटपुट जो रहेगा इसका हमेशा इंटीजर में रहेगा, ठीक है। तो वो भी अभी धीरे धीरे आप समझ लोगे। सो इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल n वेयर n तो इंटीजर होना ही चाहिए, देन n लेस देन इक्वल टू x लेस देन n+1। ये एक कॉमन एक नोट्स हो सकता है ना, नोट्स मैंने बना दिया, आप लिख सकते हो इसको, नोट्स को, ये कॉमन नोट है इसकी। नेक्स्ट, अब जो है हमारा इंटरेस्ट है ग्राफ ड्रॉ करने में, फिर वहाँ से डोमेन रेंज वगैरह सब
उसका एनालिसिस लिखने पे। तो ये जो एनालिसिस किया उसी के ऊपर ग्राफ बनाएंगे। जैसे आपका नंबर x जो है 0 और 1 के बीच में है, तो आउटपुट हमेशा 0 रहेगा। तो ऐसे करके 0 और 1 के बीच में ऐसे ग्राफ बना दिया, ये 1, फिर ये 2, 3, 4, इधर थोड़ा और ले लेते, -1, -2, -3, बस बहुत हो गया इतना तो। सो आपका अगर x 0 और 1 के बीच में है तो आउटपुट हमेशा 0 रहेगा, इसलिए 0 और 1 के बीच में ऐसे एक सेगमेंट बन जाएगा, 0 इंक्लूडेड 1 इज नॉट इंक्लूडेड, ऐसा है ना। इफ x इज लाइंग बिटवीन 0 to 1 देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का जो आउटपुट होगा, जो y का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। आउटपुट का वैल्यू मतलब y का वैल्यू, y एक्सिस पे है ना, तो y 0 मतलब ऐसे ही होगा। उसी तरह से अगर आपका x 1 और 2 के बीच में है तब जो है बॉक्स का आउटपुट, बॉक्स मतलब GIF का आउटपुट 1 हो जाएगा। सो 1 और 2 के बीच में है। अच्छा इधर भी मैं 1 2 3 4 कर ही देता हूँ, नीचे -1, -2, -3। सो अगर 1 और 2 के बीच में है तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे जम कर जाएगा आपका ग्राफ, देखो है ना, एक दो इंटीजर के बीच में ऐसे एक सेगमेंट रहेगा, फिर वो इंटीजर क्रॉस करने के बाद वापस ऊपर जंप करेगा, ठीक है। मान लिया आपका x 2 और 3 के बीच में है तो GIF का आउटपुट कितना आ जाएगा, 2। 2 और 3 के बीच में अगर है तो GIF का आउटपुट 2 आएगा, तो वो 3 तक जाएगा, ठीक है, ये 3 तक है। उसी तरह से आगे और 3 और 4 के बीच में है तो आउटपुट 3 आएगा उसके लिए। स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं कभी कभी इसको, है ना, ऐसे सीढ़ी जैसा लगता है। तो 4 और 5 के बीच में है तो फिर आप समझो 4 आउटपुट आएगा। थोड़ा नेगेटिव वाली साइड पे भी देख लेते, जैसे -1 और 0 के बीच में आपका x, तो आउटपुट जो है कितना जाएगा, -1 ये रहा, आउटपुट -1 हो जाएगा, ठीक है। -2 और -1 के बीच में अगर इनपुट x का वैल्यू, तो आउटपुट जो है कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। उसी तरह से आगे और नीचे स्टेप फंक्शन बना दो, हो गया। और भी नीचे ऐसे चलता है, इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, तो स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं इसको, स्टेप फंक्शन। अच्छा डोमेन, रेंज वगैरह सब, डोमेन कितना है r, रेंज हमेशा इंटीजर है, देखो पूरा इंटीजर आ जाएगा। यहाँ पे इनपुट कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, लेकिन रेंज हमेशा इंटीजर ही मिलेंगे, है ना, इंटीजर। और बाउंडेड है नहीं है भाई, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं है भाई, एफ मिन एफ मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एजिम्टोट, वो भी नहीं है तो वो नहीं लिख रहा हूँ, बस ख़त्म। बाउंडेड नहीं है तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, फेयर इनफ। सो दिस इज़ द पीरियोडिक नहीं है, ओके, पीरियोडिक नहीं है। अच्छा हाँ, रूट्स देखो, y की वैल्यू 0 ये वाले पोर्शन में हो रही है, 0 और 1 के बीच में, तो वही रूट्स है। 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1 के लिए आउटपुट जो है 0 है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स क्या हो जाएगा, जो रूट्स बहुत सारे आएंगे इनफाइनाइट, तो ये इंटरवल लिख देगा। ये जो पूरा इंटरवल है 0 से 1 के बीच का और 0 खुद, वही रूट्स है ना, वो रूट्स हो जाएगा इस फंक्शन के लिए। बस ये हो गया हमारा GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो ये हो गया GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसी के साथ जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो भी यहाँ पे देख ही लेते अच्छे से। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों मतलब एक ही साथ पढ़ाए जाते हैं मतलब, और आपको भी एक ही साथ पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि एक पढ़ा और दूसरा छोड़ दिया। तो दूसरा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन
एनसीईआरटी में या बोर्ड वोर्ड में ये देते नहीं है, खाली जीआईएफ ही देते। ओके, चलिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बहुत ही सिंपल है। जैसे कि कोई भी रियल नंबर होता है मेरा एक्स, उसके दो पोर्शन होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक उसका इंटीग्रल पार्ट और दूसरा होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट और दूसरे पार्ट को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट। अब इंटीग्रल पार्ट तो हम जानते हैं, जैसे कि मैं एक ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके ही बता देता हूँ। जैसे कि मान लिया मेरा नंबर यहाँ पे है कहीं x, ओके, तो उससे जस्ट जो छोटा इंटीजर होगा वो उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, बराबर है। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा। सिंपल है कि इसमें जब इंटीग्रल पार्ट में उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऐड करेंगे तब जाके आपको ये नंबर मिलेगा। तो जियोमेट्रिकली इसलिए समझा रहा हूँ कि यही सबसे ज़्यादा आपको अच्छा यहाँ पे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसका सबसे ज़्यादा जियोमेट्रिकली क्लियर होगा, इसलिए मैं पहले जियोमेट्रिकली बता रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इंटीग्रल पार्ट एंड नंबर इटसेल्फ। या थोड़ा मैं ना इसको बड़ा बना के, जैसे कि मान लिया मैं स्केल थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, ये x है, ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट है इधर, सॉरी इधर इसका इंटीग्रल पार्ट है, x से जस्ट छोटा इंटीजर। तो नंबर और उसके इंटीग्रल पार्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वही जो है नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। सिंपल है, जैसे कि मान लिया मैं लिखूँ 1.7, ठीक है, तो मान लिया 1.7 इधर है कहीं, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर 1 आएगा कहीं भी, तो स्केल वेल नहीं लिया मैंने ऐसे ही, तो ये उसका इंटीग्रल पार्ट हो गया। इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है, 0.7। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्म में लाइन 1d पता ही होगा, है ना। तो 1.7 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.7। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.7 कितना लिखेंगे, 0.7। इंटीग्रल पार्ट कितना लिख देंगे, 1, ठीक है। सो ज्योमेट्रिकली फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन नंबर एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट। नंबर और उसके इंटीग्रल पार्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे मान लिया कोई कल उठ के पूछे कि भाई 5.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 5.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा। अच्छा हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट का जो नोट वैसे कर्ली ब्रैकेट में होता है, पहले ही मैंने बता दिया है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स करके आप लिखना चाहो तो लिख देना कि जैसे इंटीग्रल पार्ट जो है उसको बॉक्स में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, उसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को किस में लिखते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ऐसा नोटेशन बना दिया है पहले से ही। सो इसका मतलब क्या निकला, ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5.9 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या पूछा गया है, यू नीड टू राइट 5.9 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.9। 5.9 का फ्रैक्शनल पार्ट वो कितना आ जाएगा, 0.9, क्योंकि इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा 5 और 5.9 के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 0.9, ठीक है। तो आप तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ब्रेक करना सीख जाओ। जैसे 1.7 है, उसको आप ऐसे अच्छे से ब्रेक करोगे तो 1 + 0.7 आ जाएगा। तो 1 + 0.7, तो इसमें ये 1 जो है 1.7 का इंटीग्रल पार्ट है और 0.7 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हो गया, ये भी आंसर यहाँ से भी मिल जाएगा। उस तरह से 5.9 को भी ब्रेक करना सीख लो, तो 5.9 क्या हो जाएगा, 5 + 0.9। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है, ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। नंबर और उसमें से नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट घटा दो, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। अब दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है।
मतलब अब मैंने इसमें GIF के अंदर भी इसका मैं समझा ही रहा था कि जैसे मान लिया आपको -2.3 कल उठ के किसी ने लिखा है, तो उसको ब्रेक कैसे करेंगे। तो उसको ब्रेक जो है माइनस ऐसे अगर किया है तो वो गलत मेथड है ना, कि ऐसे लिख के मैंने बोल दिया कि -2 इसका जो है इंटीग्रल पार्ट है और -0.3 उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। नहीं, ऐसे अलाउड नहीं है। अगर 2.3 होता मान लिया तो हम ऐसे लिखते 2 + 0.3, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है ना। पॉजिटिव नंबर में तो आप जो है जितना मिस्टेक नहीं होगा आपसे, लेकिन जो है नेगेटिव नंबर में कभी कभी मिस्टेक हो सकता है। मान लिया आप भूल गए, तो इसको बस याद तो ये रखना, इसलिए मैंने बोला ग्राफिकली याद रखो, जियोमेट्रिकली याद रखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी नंबर। तो वो क्या होता है कि नंबर से जस्ट छोटा जो इंटीजर आता है वही उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। जैसे -2.3 है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या आएगा, -3। तो मैंने -3 लिखा है तो इसको 0.7 लिखना पड़ेगा आगे। -3 + 0.7 ही -2.3 आएगा ना। या तो फिर मैं ऐसा बोलूँ कि ये जो है ना मतलब आपने ऐसे ब्रेक कर दिया और इधर जो ये जो नंबर आया 0.3 उसको 1 में से माइनस करके लिख दिया इधर, तो ये भी वही बात हुई। ओके, जैसे कि -2.3 इधर आया मान लिया, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर -3, ये नेगेटिव में लेफ्ट साइड चलता है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो -3 इसका इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा। तो -3 और -2.3 के बीच का डिस्टेंस जो है 0.7 है, ना कि 0.3 है। और बस यही बात मैं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कभी भी नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव एंड जीरो हो सकता है। अगर आपको कल उठ के पूछे कि भाई 5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, तो वो 0 ही है। क्यों 0 है, क्योंकि 5 जो है वो एक खुद इंटीजर है। तो 5 इंटीजर है, इसलिए 5 का इंटीग्रल पार्ट 5 खुद होगा। अब 5 के लिए ऐसा नहीं बोलेंगे कि 5 से जस्ट छोटा इंटीजर, ऐसा नहीं, तो उसका 4 नहीं हो जाएगा, 4 + 1 ऐसे नहीं करेंगे। 5 को तो 5 ही रखेंगे। अगर इंटीजर है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर ऐसा नहीं लिखेगा। इंटीग्रल पार्ट का, इंटीजर नंबर का इंटीग्रल पार्ट वो खुद ही नंबर होता है ना। जैसे कि यहाँ पे एक केस भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, इफ x इज इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो, अगर x इज इंटीजर देन जैसे मान लिया x = i है, कोई पर्टिकुलर इंटीजर है, सो उसका इंटीग्रल पार्ट i खुद होगा और फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा नोट करके लिख सकते हैं कि अगर नंबर खुद इंटीजर हुआ तो उसका इंटीग्रल पार्ट वो खुद ही होता है ना। इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट वो खुद ही होता है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है। ठीक है, सिंपल है। जैसे आप 5 को ब्रेक करोगे तो ऐसे ब्रेक करोगे ना, 5 = 5 + 0.0। ठीक है, तो 0.0 मतलब 0। ओके, तो अब जो है कुछ यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चंस, उसके हम फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल पार्ट जो है लिखते हैं। ठीक है, थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लिया -7.8 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है, उसी का इंटीग्रल पार्ट भी लिखना है। ठीक है, -0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल पार्ट दोनों लिखना है। चलो ठीक है, तो बहुत ही आसान है। नेगेटिव नंबर इसलिए लिए कि वो प्रैक्टिस इसलिए उसकी करनी है हमें। सो -7.8, ठीक है, पहले -7.8, तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे, यस, -8 + 0.2, सिंपल। ये अगर आ गया ब्रेक करना, अगर आपने सीख लिया, या तो नंबर लाइन पे प्लॉट करके भी देख सकते हैं, ये अलजेब्रिकली हो गया, जियोमेट्रिकली भी कर सकते हैं। जैसे -7 पॉइंट हो गया तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर आ जाएगा -8 और मतलब इसका आंसर हो गया -8, इंटीग्रल पार्ट ऑफ -7.8 का। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, -8 और -7.8 के बीच का डिस्टेंस यानी कि 0.2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 0.2। ओके, उसी तरह से 0.2 उसका, अच्छा, तो -0.2 को कैसे ब्रेक करेंगे, -1 + 0.8। अगर ये समझ में ना आए तो नंबर लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर -0.2, उससे जस्ट छोटा इंटीजर -1 होगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.8 होगा, यानी कि -0.2 का इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, -1, और फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा सॉरी 0.8। ठीक है,
सो दिस मस्ट, यहाँ पे ये सब जो है क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है।